एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने कम्युनिटी फार्मेसी के बारे में, जो कि हमारे फार्मेसी प्रैक्टिस के यूनिट 1 का लास्ट पार्ट होने वाला है। तो इसकी जो नोट्स है वो आपको हमारे ऐप पर देखने को मिल जाएगी। बाकी आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बात करें हम लोग यहाँ पे कम्युनिटी फार्मेसी के बारे में। तो देखिए, अगर इसको हम लोग एक सिंपल शब्दों में समझे ना, तो यहाँ पे मेडिकल स्टोर के बारे में ही बात होने वाली है। यानी कि जो मेडिकल स्टोर हम लोग अपने आसपास देखते हैं, उसी को हम लोग यहाँ पे कम्युनिटी फार्मेसी बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा डिफरेंस क्या कह सकते हैं हम लोग कि मेडिकल स्टोर मतलब कि जहाँ पे सिर्फ दवाएं मिलती हों, लेकिन कम्युनिटी फार्मेसी में हमारा मेडिकल स्टोर के साथ साथ छोटी मोटी पेशेंट काउंसलिंग सर्विसेज भी ऑफर करी जाती हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी को चोट वगैरह लग गई तो दवा पट्टी हो गया, किसी को इंजेक्शन वगैरह लगाना हो गया, किसी का बीपी शुगर मेजरमेंट करना हो गया। तो वो सारी चीजें भी अगर हमारी एक मेडिकल स्टोर में होती हैं दवा बिकने के साथ साथ, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कम्युनिटी फार्मेसी। देखिए, कम्युनिटी मतलब एक छोटे कस्बे या फिर कुछ लोगों की कम्युनिटी, और फार्मेसी मतलब कि उन कम्युनिटी के लिए जो एक स्पेशलाइज्ड फार्मेसी हो, जहाँ पे सारी छोटी मोटी सुविधाएं भी ऑफर करी जाती हों, तो वो हमारा कम्युनिटी फार्मेसी हो गया। बाकी कुछ खास नहीं है, जो जिले कस्बे में छोटे छोटे मेडिकल स्टोर्स होते हैं या फिर बड़े बड़े भी होते हैं, वो सारे हमारे इसी के अंदर आ जाते हैं। अ कम्युनिटी फार्मेसी इज अ हेल्थ केयर फैसिलिटी वेयर लाइसेंस। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक लाइसेंस फार्मासिस्ट होता है जो कि मेडिसिन प्रोवाइड करता है, ठीक है। और जो बेसिक हेल्थ सर्विसेज होती हैं वो भी हमारा डायरेक्टली पब्लिक को ऑफर होता है। बेसिक हेल्थ सर्विसेज मतलब कि जैसे कि हमारा दवा पट्टी हो गया, इंजेक्शन लगाना हो गया, ये सारी चीजें भी ऑफर करी जाती है। बाकी ये हमारी यूजुअली या तो एक रिटेल फार्मेसी होती है, तो केमिस्ट शॉप होती है, जो कि हमारे प्रिस्क्रिप्शन की मेडिसिन को डिस्पेंस करती है। मतलब कि जो प्रिस्क्रिप्शन की दवाएं होती है उनको बेचती है, उनको मतलब सेल करती है, ठीक है। ओवर द काउंटर ड्रग्स को भी यहाँ पे डिस्पेंस किया जाता है, और पेशेंट काउंसलिंग भी यहाँ पे ऑफर करी जाती है। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसके कुछ फंक्शंस को देखें, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला फंक्शन हमारा आता है डिस्पेंसिंग प्रेस्क्रिप्शन एंड ओवर द काउंटर मेडिसिन। यानी कि जो भी प्रिस्क्रिप्शन की दवा है और ओवर द काउंटर मतलब कि जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी जो दवाएं मिल जाती हैं, उन सभी को यहाँ पे वो सभी हमारी कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर हमें देखने को मिलती हैं। उसके बाद यहाँ पे प्यूपिल यानी कि जो भी दवा लेने आ रहा है पेशेंट, उसको गाइड करना कि कैसे यूज करना है, इसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, कैसे दवा को स्टोर करना है ताकि वो खराब ना हो। उसके बाद यहाँ पे बेसिक हेल्थ पैरामीटर जैसे कि ब्लड प्रेशर हो गया, ब्लड शुगर हो गया, वेट हो गया, ठीक है, बीएमआई वगैरह हो गया, तो इन सबको मेजर करना भी हमारा यहाँ पे कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे प्रोवाइडिंग वैक्सीनेशन। तो यहाँ पे देखिए, जो भी वैक्सीन वगैरह की सर्विसेज होती हैं वो भी हमारी कम्युनिटी फार्मेसी ऑर्डर करती है। माइनर फर्स्ट एड सर्विसेज हो गई। उसके बाद यहाँ पे देखिए, जो भी मेडिसिन यहाँ पे सेल हुई या फिर खरीदी गई उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना, हार्मफुल ड्रग इंटरेक्शंस को प्रिवेंट करना, ये सारी चीजें भी हमारी कम्युनिटी फार्मेसी के फंक्शंस के अंदर आ जाती हैं। उसके बाद यहाँ पे पीपल को मतलब जो भी पब्लिक है उसको डिजीज के प्रिवेंशन यानी कि जो भी दवा बीमारियां हैं उससे बचने के लिए पहले से ही अवेयर करना, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल प्रमोट करना, ठीक है, सेफ ड्रग का यूज कैसे करना है, ये सारी चीजें हमारी कम्युनिटी फार्मेसी जो है ऑफर करती है। उसके बाद यहाँ पे जैसे मान लीजिए अगर कोई पेशेंट है, अगर वो मेडिकल स्टोर पे गया हुआ है, ठीक है, और अगर जो भी फार्मासिस्ट है उसको लगता है कि यहाँ पे इसको डॉक्टर को जो है रेफर करना चाहिए, तो वहाँ पे पेशेंट को डॉक्टर को रेफर करना। अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स मतलब कि अगर और भी किसी चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है, पेशेंट को किसी और हेल्थ केयर प्रोफेशनल की ज़रूरत है, तो वहाँ पे भी उसको रेफर करने का काम हमारा कम्युनिटी फार्मेसी का होता है। तो ये हमारा कम्युनिटी फार्मेसी का एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो जाता है। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इसके ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ ड्रग स्टोर के बारे में, यानी कि जो हमारा कम्युनिटी फार्मेसी होता है या फिर इसी को हम लोग ड्रग स्टोर भी बोल सकते हैं, या फिर जो भी हमारा मेडिकल शॉप होती है, तो उसका कैसा एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहली बात कि ऑर्गेनाइजेशन हमारा साइज के हिसाब से वेरी करता है, ठीक है। जैसे कुछ कुछ हमारे बहुत ही छोटे मेडिकल शॉप होते हैं, कुछ कुछ बड़े होलसेल ड्रग स्टोर भी होते हैं, तो उनके हिसाब से हमारा वेरी करता है। बाकी देखिए, जो भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो हमारा शेड्यूल एन के अंदर जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको यहाँ पे फुलफिल करना चाहिए, ठीक है। और अगर मिनिमम फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट की बात करें, तो रिटेल स्टोर के लिए कम से कम 150 स्क्वायर फीट का एरिया होना चाहिए, और होलसेल के लिए कम से कम 200 स्क्वायर फीट का एरिया होना ही चाहिए। अब अगर हम लोग यहाँ पे साइट की बात करें, तो यहाँ पे देखिए, जो भी पॉपुलेशन है, ठीक है, जिनको भी यहाँ पे दवाएं या फिर सर्विसेज ऑफर करनी है, उसके सेंटर में हमारी लोकेशन होनी चाहिए हमारे ड्रग स्टोर की। उसके बाद यहाँ पे एंश्योर एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस, ठीक है, तो जो सुख सुविधाएं जो है एक्सेसिबल हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मतलब कि जो भी फार्मेसी है, ठीक है, वो हमारी पीपल्स के थ्रू एक्सेसिबल हो, यानी कि वो इजिली उसको फाइंड कर सके, है ना, वहाँ आने जाने में उनको दिक्कत ना हो,
वहाँ प्रॉपर पार्किंग का स्पेस हो और फ्री पार्किंग होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि पार्किंग के लिए पैसा देना पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमारी होनी चाहिए एक आइडियल डिज़ाइन के लिए। अब अगर हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की बात करें कि भाई एक आइडियल लेआउट डिज़ाइन का क्या मकसद होता है, तो सबसे पहला जो कह सकते हो ऑब्जेक्टिव है, यही होता है कि एक लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना। उसके बाद सेल को बढ़ाना, ठीक है, जो भी दवाएँ हैं उनकी सेल को बढ़ाना। उसके बाद देखिए दवाओं को बेचने में जो एक्स्ट्रा खर्चे आ रहे हैं उनको कम से कम रखना। उसके बाद कस्टमर सैटिस्फैक्शन को प्रोवाइड करना और एक प्रॉपर स्पेस होना ताकि जो भी अ, मतलब एक्स्ट्रा स्टॉक है, ठीक है, ऑफिस एंड रेस्टिंग स्पेस है, तो ये सारी चीज़ों के लिए एक स्पेस होना ही चाहिए। तो ये हो जाता है हमारा ऑब्जेक्टिव। बाकी अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने डिजाइन ऑफ रिटेल ड्रग स्टोर के बारे में, यानी कि देखिए जो रिटेल सेल ड्रग स्टोर होते हैं, ठीक है, जहाँ से जो हमारा पेशेंट होता है वो डायरेक्टली दवाओं को लेता है, तो उसकी डिजाइन अगर हम लोग देखें तो कुछ इस तरीके से हमें उसका एक आइडियल लेआउट डिजाइन देखने को मिलता है। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो सबसे पहले हमें एक डिस्प्ले विंडो देखने को मिलता है। तो यहीं पे हमारा सारी दवाएं ऑफर करी जाती हैं, ठीक है, और यहीं पे सारा मतलब सारी कुछ डिस्प्ले होता है, ठीक है, जहाँ पे जो भी हमारे मेडिसिन से प्रोडक्ट है वो कस्टमर यहाँ पे देख सकता है और यहीं पे हमारा मतलब पेशेंट को हमारी दवाएं मिलती भी है। उसके बाद ये वेटिंग एरिया होता है, अगर मान लीजिए तो वेट करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारी रैक्स लगी होती हैं, तो इन रैक्स में दवाएं स्टोर होती हैं। उसके बाद एक हमारा फ्रीजर भी होता है, जो कि हमारा कह सकते हो ऐसी दवाएं जिनको लो टेम्परेचर पर रखना है उनके लिए फ्रीजर भी होता है। फिर एक चेयर और टेबल भी लगी होती है, तो ये बेसिकली हमारा जनरली फार्मासिस्ट के लिए होती है, ताकि जैसे जब भी वो लोग दवाओं को ले रहे हैं, ठीक है, तो दवाओं को निकाल के सबसे पहले यहीं पे मेजर वगैरह कर सकते हैं। और ये हमारा एंट्रेंस होता है जहाँ से जनरली हमारा जो भी पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, वो भी आ सकते हैं, वेटिंग एरिया में बैठ सकते हैं, या फिर एमआर वगैरह भी होते हैं तो उनके लिए भी हमारा यहाँ पे एंट्रेंस वगैरह होता है। तो ये एक आइडियल लेआउट डिजाइन हमें देखने को मिलता है। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे एक एक चीज़ों को देखें तो सबसे पहला जो डिस्प्ले विंडो है, तो डिस्प्ले विंडो में क्या होता है कि हमारा जो है फॉर शोइंग इंपॉर्टेंट मेडिसिन प्रोडक्ट्स टू कस्टमर, ठीक है, तो जरूरी चीज़ें कस्टमर को दिख जाएं। एंट्रेंस तो फॉर इजी एक्सेस फॉर कस्टमर, ठीक है, तो यहाँ से हमारा कस्टमर अंदर आ सकता है। उसके बाद वेटिंग एरिया, तो स्मॉल स्पेस फॉर कस्टमर्स टू वेट, ठीक है। उसके बाद हमारा काउंटर टेबल एंड चेयर फॉर डिस्पेंसिंग मेडिसिन एंड बिलिंग, तो यहाँ पे हमारी जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा कस्टमर बैठा हुआ है तो यहीं पे सारी बिलिंग वगैरह और दवाओं की डिस्पेंसिंग यहीं पे हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे फ्रीजर होता है, तो जो भी मेडिसिन हैं जिनको रेफ्रिजरेशन की नीड है उनके लिए फ्रीजर होता है। फिर स्टोरेज एंड रैक्स की बात करते हैं, यहाँ पे हमारे मेडिसिन को सिस्टमेटिकली यहाँ पे स्टोर किया जाता है और रखा जाता है। तो ये हो जाता है डिजाइन ऑफ रिटेल ड्रग स्टोर। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें डिजाइन ऑफ होलसेल ड्रग स्टोर के बारे में, तो देखिए होलसेल मतलब कि जहाँ पे हमारी होलसेल में दवाएं मिलती हैं, तो ये थोड़ा बड़ा होता है। तो यहाँ पे देखिए हमें बहुत सारे रैक देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे हमारा फ्रीजर हो गया, फिर रैक देखिए हमें कई सारी देखने को मिलती है क्योंकि दवाएं काफ़ी ज़्यादा होती हैं। फिर यहाँ पे वेटिंग एरिया हो गया, ये हमारा टेबल चेयर वाला एरिया हो गया, डिस्प्ले विंडो हो गई, एंट्रेंस हो गया। तो यहाँ पे भी अगर आप लोग देखें तो डिस्प्ले विंडो एंड एंट्रेंस हमारा क्या है, सेम पर्पज एज रिटेल बट वाइडर। तो यहाँ पे भी हमारा मतलब पर्पज सेम ही होता है कि कस्टमर हमारा देख सके सारी दवाओं को, तो बट थोड़ा सा बड़ा होता है। अब उसके बाद हमारा रैक्स की बात करें तो मोर रैक्स फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन, तो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा रैक देखने को मिलती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दवाएं स्टोर करी जा सके। उसके बाद टेबल एंड चेयर फॉर स्टाफ टू चेक एंड पैक ऑर्डर, ठीक है, तो यहाँ पे टेबल और चेयर होती है जो कि स्टाफ के लिए होती है बेसिकली। वेटिंग एरिया होता है हमारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यानी कि एमआर के लिए और हमारे बायर्स यानी कि पेशेंट्स और कस्टमर्स के लिए। उसके बाद फ्रीजर कोल्ड स्टोरेज ताकि जो भी टेम्परेचर सेंसिटिव मेडिसिन है उनको स्टोर किया जा सके। तो ये हमारा हो जाता है डिजाइन ऑफ रिटेल एंड होलसेल ड्रग स्टोर। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। बाकी अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने टाइप्स ऑफ ड्रग स्टोर के बारे में। अब टाइप्स ऑफ ड्रग स्टोर की बात करें तो इसके अंदर सबसे पहला आता है फार्मास्यूटिकल सेंटर। अब देखिए फार्मास्यूटिकल सेंटर में क्या होता है ना कि हमारे हेल्थ आइटम्स लाइक मेडिसिन वगैरह तो मिलती हैं, लेकिन उसके अलावा हमें कॉस्मेटिक्स वगैरह के लिए भी एक अलग से सेपरेट एरिया देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे हेल्थ केयर सप्लाईज के साथ साथ हमें कॉस्मेटिक्स वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं। दूसरा हमारा आता है प्रिस्क्रिप्शन ओरिएंटेड ड्रग स्टोर। अब इसमें क्या होता है कि ये मेनली हमारी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स पे ही फोकस करता है, मतलब कि जो दवाएं हमारी प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू मिलती हैं उन्हीं पे हमारी ज़्यादा ये फोकस करता है। बाकी ये हमारा काफ़ी प्रोफेशनल और ऑर्गेनाइज्ड प्लेस होता है। उसके बाद हमारा आता है ट्रेडिशनल ड्रग स्टोर। अब ये ड्रग स्टोर हमारा ऐसा डिजाइन किया जाता है कि जो भी आइटम्स वहां पे हैं उनको पेशेंट जाके देख सकता है, ठीक है, कि पेशेंट सी एंड वॉक एंड सी एवरीथिंग इट हैज टू ऑफर, ठीक है। बाकी ये हमारा डिजाइन किया जाता है ताकि पेशेंट के लिए जो है चीजें अपीलिंग और कन्वीनियंट हो सके। उसके बाद हमारा सुपर ड्रग स्टोर आ जाता है। अब सुपर ड्रग स्टोर को बिल्कुल आप एक मॉल की तरह समझिए कि यहाँ पे पेशेंट खुद से जाके चीजों को सेल्फ सर्विस है ना, कि मतलब
पेशेंट खुद जाके आइटम्स को फाइंड करके और उनको क्विकली यहाँ पे ले सकता है। उसके बाद हमारा आता है पर्सनल सर्विस ड्रग स्टोर। अब यहाँ पे हमारा पेशेंट जो है मतलब एसलेस मतलब कि जो भी एरिया है उसके अंदर खुद जाके नहीं देख सकता है, लेकिन यहाँ पे एक स्टाफ मेंबर होता है काउंटर पे जो कि पेशेंट को जो भी चाहिए होता है वो यहाँ पे दिखा देता है, ठीक है। और यहाँ पे क्वालिटी ऑफ सर्विस एक की पार्ट होता है एक्सपीरियंस का। तो ये हो जाते हैं हमारे टाइप्स ऑफ ड्रग स्टोर। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स के बारे में जो कि हमें रिटेल या फिर होलसेल ड्रग स्टोर के लिए चाहिए होती हैं। तो लीगल रिक्वायरमेंट्स में सबसे पहला आ जाता है हमारा लाइसेंस। तो लाइसेंस में देखिए सबसे पहला आता है जनरल लाइसेंस, ठीक है, जो कि होना ही चाहिए। तो अब ये लाइसेंस क्या होता है? ये लाइसेंस हमारा एक इंडिविजुअल को ग्रांट किया जाता है, ठीक है, जो कि हैविंग प्रेमिसेस, प्रेमिसेस मतलब कि वो बिल्डिंग यानी कि वो जगह जहां पे हमारा दवाएं बेची जानी है, ठीक है। तो जो भी बंदा उस प्रेमिसेस को मतलब उसके जिसके पास प्रेमिसेस होता है, ठीक है, बिजनेस करने के लिए या फिर वो एम्प्लॉय भी रख सकता है, ठीक है। और मे हिमसेल्फ बी अ क्वालिफाइड पर्सन मतलब कि देखिए यहाँ पे जो ऑनर है वो क्या कर सकता है, वो अपने अंडर में कुछ एम्प्लॉय भी रख सकता है और या फिर वो खुद भी एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो सकता है, ठीक है, क्वालिफाइड पर्सन हो सकता है जो कि हमारा सेल ऑफ ड्रग स्टोर को सुपरवाइज करे। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझेगा, ऐसी दवाएं जो कि C1 और X को छोड़ के जितनी भी दवाएं हैं उनके लिए अगर हमें लाइसेंस लेना है तो हमें फॉर्म नंबर 20 फिल करना होगा। अब ऐसी दवाएं जो कि C और C1 के अंदर मेंशन है लेकिन X को छोड़कर, देखो यहाँ पे C1X इन तीनों को छोड़कर जो दवाएं हैं उनका फॉर्म मिलेगा 20 में। C1 के अंदर जो भी दवाएं उनका जो फॉर्म है वो मिलेगा 21 में और शेड्यूल X के अंदर जो भी दवाएं हैं, ठीक है, उनका फॉर्म मिलेगा 20F में, ठीक है। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो फॉर फॉर्म 20 डील्स विथ लाइसेंस फॉर रिटेल सेल ऑफ ड्रग स्टोर अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन C1 एंड X, ठीक है। तो C1X को छोड़कर जितनी भी दवाएं उनके लिए फॉर्म 20 फिल करना होगा लाइसेंस लेने के लिए। फॉर ड्रग स्पेसिफाइड इन C एंड C1 एंड दोज एक्सक्लूडिंग दोज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल X, यानी कि C1 में जो भी दवाएं हैं X को छोड़कर उसके लिए फॉर्म होगा 21 और शेड्यूल X के लिए फॉर्म होगा 20F, ठीक है। तो ये हमारे फॉर्म हमें फिल करने होंगे लाइसेंस के लिए। बाकी अगर हम लोग और भी कंडीशंस को देखें तो उसके लिए द ऑनर शुड डिस्प्ले द लाइसेंस, ठीक है। तो जब भी लाइसेंस यहाँ पे मिल जाता है तो उसको यहाँ पे जो भी प्लेस है जहाँ पे भी हमारी दवाएं सेल हो रही हैं वहां पे फ्रंट पे ही डिस्प्ले होना चाहिए ताकि पब्लिक देख सके लाइसेंस को। उसके बाद लाइसेंसी शुड फुलफिल ऑल द प्रोविजन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो भी लाइसेंस लेने वाला है, ठीक है, उसको सारी चीजें यहाँ पे फुलफिल करनी होंगी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के अंदर जो भी रूल्स वगैरह मेंशन है। उसके बाद एनी चेंज, अगर देखिए जैसे लाइसेंस लेते वक्त जितने भी स्टाफ वगैरह की एंट्री हुई है, ठीक है, जो भी स्टाफ मेंशन किए गए हैं, अगर उसमें कुछ भी चेंजेस होते हैं तो वो यहाँ पे लाइसेंसिंग अथॉरिटी को यहाँ पे बताना होता है। उसके बाद द ऑनर शुड टेक परमिशन फ्रॉम द लाइसेंसिंग अथॉरिटी फॉर द सेल ऑफ एडिशनल कैटेगरीज ऑफ ड्रग्स, ठीक है। तो जो भी एडिशनल कैटेगरीज हैं मतलब कि जैसे C1X के लिए जो भी ड्रग्स हैं तो उनके लिए परमिशन भी लेनी होती है सेल करने से पहले, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारे यहाँ पे जनरल लाइसेंस। और रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस की बात करें तो देखिए ये हमारी ऐसा लाइसेंस होता है जो कि हमारी जो दवाएं हैं जो कि रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, ठीक है, मतलब नॉर्मली उनको नहीं सेल किया जा सकता, उनके लिए जो लाइसेंस होता है वो हमें यहाँ देखने को मिलता है। बाकी देखिए द लाइसेंस आर ग्रांटेड, अब ये लाइसेंस किसके लिए ग्रांट किया जाता है? अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन C1X एंड दोज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C1, ठीक है। यानी कि देखिए मतलब कि यहाँ पे बेसिकली अगर आप लोग इस लाइन को समझे तो जो C और C1 के अंदर जो भी ड्रग्स हैं उनको स्पेशल प्रोविजन के थ्रू बेचा जाता है तो उसके लिए जो लाइसेंस होता है वो हमारा रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस होता है, ठीक है। तो उसके लिए देखिए क्या क्या चीजें होती हैं, तो उसके लिए फॉर्म नंबर 20A फिल करना। अच्छा यहाँ पे भी X वाली ड्रग्स को एक्सक्लूड किया गया, ठीक है। तो 20A और 21A हमें फिल करना होता है C और C1 की ड्रग्स को सेल करने के लिए। और रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस की कंडीशंस की बात करें तो यहाँ पे देखिए द ड्रग शुड बी सोल्ड इन इट्स ओरिजिनल कंटेनर, ठीक है, जो भी ओरिजिनल कंटेनर है उसी में सेल होना चाहिए। उसके बाद लाइसेंसी को हमारी फुलफिल करनी होंगी ऑल दी प्रोविजंस, ठीक है, जो भी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के अंदर मेंशन है। उसके बाद यहाँ पे एक ड्यूलाई लाइसेंस डीलर मतलब कि जो एक कह सकते हो वेरीफाइड डीलर होता है, ठीक है, उसी से हमें यहाँ पे ड्रग्स को परचेस करना होता है। और द लाइसेंसर शुड बियर प्रेमिसेज इक्विप्ड विद रिक्वायर्ड स्टोरेज फैसिलिटी, मतलब कि जो भी प्रेमिसेज मतलब जो भी जगह है उसके अंदर प्रॉपर इक्विपमेंट प्रॉपर स्टोरेज होनी ही चाहिए, ठीक है, ड्रग्स को सेल करने के लिए। अब मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखिए अगर किसी को होलसेल ड्रग स्टोर स्टार्ट करना है, ठीक है, तो मिनिमम उसको मैट्रिकुलेशन तो होना ही चाहिए और कम से कम यहाँ पे 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्रग्स को सेल करने में, ठीक है, इन अ केमिस्ट शॉप ऑन सैलरी बेसिस, या फिर उसके अंदर जो है या फिर जो पर्सन है, ठीक है, वो डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी में कम से कम, ठीक है, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात हो रही है।
एंड ऑल्सो शुड बी अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट विथ स्टेट फार्मेसी काउंसिल, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारी होनी चाहिए। द मिनिमम क्वालिफिकेशन टू गेट रजिस्टर्ड विथ स्टेट फार्मेसी काउंसिल इज डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो अगर स्टेट फार्मेसी में रजिस्टर्ड होना है एज अ फार्मासिस्ट तो कम से कम डी फार्मा का लाइसेंस होना ही चाहिए, डी फार्मा चाहिए ही चाहिए। A person who has sufficient capital and is interested to start a drug store can also do so by appointing a registered pharmacist on whole time basis। अब मान लीजिए कोई बंदा है जिसके पास सफिशिएंट कैपिटल है, मतलब उसके पास काफी पैसा है और वो एक ड्रग स्टोर खोलना चाह रहा है, और मान लीजिए उसने डिप्लोमा वगैरह खुद नहीं किया हुआ है, तो वो एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट को पूरे मतलब होल टाइम के लिए, मतलब भाई वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट पूरे टाइम दुकान पे होना चाहिए, उसको हायर करके भी हमारा स्टार्ट कर सकता है ड्रग स्टोर। तो ये हमारी चीज़ें हो जाती हैं। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे स्टोर अरेंजमेंट्स की बात करें तो देयर शुड बी अ सफिशिएंट नंबर ऑफ रैक्स, ठीक है, रैक्स वगैरह होनी चाहिए फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के लिए और स्टोरेज के लिए, ठीक है। जो भी हमारे एंटीबायोटिक्स हैं, विटामिन प्रोडक्ट्स हैं, टेम्परेचर, और जैसे कि अगर जो भी दवाएं हैं जिनके लिए कम से कम टेम्परेचर चाहिए तो एक रेफ्रिजरेटर भी होना ही चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमारी होनी चाहिए। तो ये हो जाता है हमारे यहाँ पे कंडीशंस, ठीक है। और अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें मेंटेनेंस ऑफ अ ड्रग स्टोर के बारे में, तो यहाँ पे देखिए जो भी हमारा ड्रग स्टोर है तो उसको हमें कैसे मेंटेन करना होता है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे कंटामिनेशन को प्रिवेंट करना है, मतलब कि पॉल्यूशन को और जो भी गंदगी वगैरह है उसको जितना हो सके उतना अवॉइड करना है। उसके बाद हमें जो है, अगर देखिए वेल क्लोज्ड कंटेनर प्रिकॉशन शुड बी टेकन इन रिलेशन टू द इफेक्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर, मॉइस्चर, हीट एंड लाइट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर कोई भी दवा है उसको मॉइस्चर, एटमॉस्फेयर, हीट या फिर लाइट से सेंसिटिविटी है तो वहां पे हमें वेल क्लोज कंटेनर का यूज करना ही चाहिए, मतलब कि ये प्रिकॉशन है, ठीक है, कि हमें वेल क्लोज कंटेनर का ही यूज करना चाहिए। अगर किसी दवा में प्रोटेक्टेड फ्रॉम मॉइस्चर है, ठीक है, तो इसका मतलब कि वो हमारी जो दवा है उसको हमें एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखना चाहिए। अगर किसी दवा में प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट मेंशन है, ठीक है, तो वहां पे हमें उस दवा को जो है ऐसे कंटेनर में रखना चाहिए जो कि या तो लाइट को एब्जॉर्ब कर सके या तो जो है सफिशिएंटली हमारा प्रोटेक्ट कर सके जो भी हमारा कंटेंट है, ठीक है। मतलब कि जिस भी लाइट से उसको प्रॉब्लम होनी है वहां से बचा सके हमारी दवा को। तो हमें सबसे पहली बात तो लाइट में रखना ही नहीं चाहिए और ऐसे कंटेनर में भी रखना चाहिए जो कि हमारा लाइट को अवॉइड कर सके। और टेम्परेचर रिक्वायरमेंट की बात करें तो अगर कहीं डीप फ्रीज लिखा हुआ है तो इसका मतलब हमें उसको -15 डिग्री सेल्सियस में रखना है। रेफ्रिजरेटर अगर मान लीजिए मेंशन है तो हमें लगभग -2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे रखना है। कोल्ड और कूल टेम्परेचर पे अगर हमें रखना है तो मतलब लगभग -8 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस, और रूम टेम्परेचर का मतलब 15 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में हमें दवा को रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो लुक अलाइक, मतलब कुछ कुछ ऐसी दवाएं होती है जो कि दिखने में एक जैसी होती हैं या फिर कुछ कुछ ऐसी दवाओं के नाम होते हैं जो कि सुनने में एक जैसे लगते हैं, तो ऐसी दवाओं को हमें जरूर से जो है सेपरेटली ही अलग अलग रखना चाहिए क्योंकि वहां पे मिक्सिंग के चांसेस हो सकते हैं। टेम्परेचर हमारा मेंटेन होना चाहिए 59 से 86 डिग्री फॉरेनहाइट, ठीक है, फॉरेनहाइट की बात हो रही है, 6 सेल्सियस की बात नहीं हो रही, ठीक है। अगर कोई नॉन रेफ्रिजरेशन मेडिकेशन है, ठीक है, जिसको रेफ्रिजरेट करने की जरूरत नहीं है तो उसको कम से कम 59 से 86 डिग्री फॉरेनहाइट टेम्परेचर में रखना चाहिए, और जहां रेफ्रिजरेशन जरूरी है उसको कम से कम 36 से 46 डिग्री फॉरेनहाइट में रखना चाहिए। तो ये हमारा हो जाता है मेंटेनेंस ऑफ अ ड्रग स्टोर। और अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें डिस्पेंसिंग ऑफ प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स के बारे में, तो यहाँ पे देखिए प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स मतलब हमारी जो ब्रांडेड मेडिसिन होती हैं, जैसे कि डोलो हमारा क्या है भाई, पैरासीटामोल का एक ब्रांडेड फॉर्म है। जैसे कि हमारा विक्स एक्शन 500 एक्स्ट्रा हो गया। तो ये जो ब्रांडेड नेम से दवाएं हमारी मार्केट में मिलती हैं तो उनकी डिस्पेंसिंग हमें किस तरीके से करनी होती है। अब देखिए देखा जाए ना तो आजकल जो भी डॉक्टर यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं वो किसी ना किसी ब्रांडेड मेडिसिन का ही होता है। अब उसका जेनरिक फॉर्म भी अवेलेबल होता है लेकिन जो ब्रांडेड मेडिसिन है, ठीक है, तो उससे डॉक्टर्स को कमीशन भी मिलता है और वो हमें काफी ज्यादा प्राइस पे भी देखने को मिलती हैं। तो उन्हीं ब्रांडेड मेडिसिन को हमें किस तरीके से यहाँ पे डिस्पेंस करना होता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो देखिए प्रिस्क्रिप्शन नाउअडेज आर यूजुअली रिटन फॉर प्री फॉर्मुलेटेड प्रोप्राइटरी मेडिसिन, यानी कि देखिए आजकल जो भी प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाता है उसमें प्रोप्राइटरी मेडिसिन ही मेंशन होती है। एंड द फार्मासिस्ट हैज ओनली टू डिस्पेंस देम इन अ प्रॉपर मैनर, और फार्मासिस्ट को उन्हें प्रॉपर मैनर में डिस्पेंस करना होता है। अब हालांकि ऑल डिस्पेंसिंग ऑफ प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स इज रिक्वायर्ड टू बी डन आइदर बाई, अब यहाँ पे देखिए जो भी दवाएं हैं उनको एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के द्वारा ही डिस्पेंस किया जाना चाहिए। डिस्पेंस मतलब कि दवा को देना, ठीक है, पेशेंट को देना।
या फिर उसके डायरेक्ट सुपरविजन में दवा दी जानी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए ये सारे प्रोसीजर्स एक फार्मासिस्ट को फॉलो करने चाहिए प्रोप्राइटरी मेडिसिन को डिस्पेंस करते समय। तो सबसे पहला आ जाता है रिसीविंग एंड चेकिंग प्रिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे देखिए जो भी फार्मासिस्ट है या फिर ट्रेंड असिस्टेंट है उसको सबसे पहले प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि पेशेंट शुड बी इन्फॉर्म, ठीक है, कि कितना टाइम लगेगा उस मेडिसिन को निकालने में, वो टाइम हमारा पेशेंट को इन्फॉर्म करना चाहिए। उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन को बहुत ही केयरफुली रीड करना चाहिए पूरी तरीके से कंप्लीटली। उसके बाद यहाँ पे पेशेंट का नेम क्या है, एड्रेस क्या है, लीगल वैलिडिटी क्या है, ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन लीगल है या इलीगल है, उस चीज को भी वेरीफाई करना चाहिए। उसके बाद देखिए जो प्रिस्क्राइबिंग डॉक्टर है, ठीक है, मतलब जिसने प्रिस्क्रिप्शन लिखा है उसकी चॉइस पे क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। मतलब मान लीजिए प्रिस्क्रिप्शन में कोई दवा लिखी है जो कि फार्मासिस्ट को नहीं समझ में आ रही, तो उसको डायरेक्टली पेशेंट से क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा कुछ कंफ्यूजन है तो वो डायरेक्ट डॉक्टर से भी बात कर सकते हैं। उसके बाद नो कंटेंट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन, यहाँ पे जैसे प्रिस्क्रिप्शन में जो भी दवा लिखी है तो उसमें ना तो अलग से कुछ ऐड करना चाहिए, ना तो कुछ हटाना चाहिए, ना तो किसी दवा को सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। जो जैसा लिखा है उसको बिल्कुल वैसा ही देना चाहिए एक फार्मासिस्ट को। अब उसके बाद हमारा आता है प्रिपरेशन एंड पैकिंग। तो यहाँ पे देखिए जब फार्मासिस्ट ने प्रिस्क्रिप्शन को अच्छे से देख लिया तो अब उसको करेक्ट मेडिसिन को यहाँ पे स्टॉक से सिलेक्ट करना होता है। और जो भी यूनिट डोजेज होती हैं, यूनिट डोजेज मतलब कि जिनको हम यहाँ पे काउंट कर सकते हैं, जैसे कि हमारा टैबलेट्स हो गया, कैप्सूल हो गया, तो ऐसी दवाओं को यहाँ पे काउंटेड मतलब कि बहुत ही एक्यूरेटली हमें यहाँ पे काउंट करना चाहिए ताकि उसमें कोई भी गड़बड़ ना हो। मान लीजिए अगर 10 टैबलेट लिखी हैं, ठीक है, एक हफ्ते की दवा है, तो उस हिसाब से 7 टैबलेट या फिर 14 टैबलेट्स, ठीक है, सुबह शाम खानी है, तो पूरा एक्यूरेटली काउंट करके ही देनी चाहिए। और इमीडिएटली एक सूटेबल कंटेनर में उनको पैक कर देना चाहिए। स्टॉक कंटेनर्स को यहाँ पे दोबारा से एक बार अच्छे से चेक करना चाहिए जब भी सिलेक्ट करना है, ठीक है, कि कोई गलत दवा तो नहीं उठाई जा रही। और यहाँ पे उसको जब भी शेल्फ में वापस रिटर्न करना है तो दोनों टाइम यहाँ पे चेक करना चाहिए। मतलब कि देखिए स्टॉक कंटेनर मतलब जिसके अंदर हमारा बहुत सारी दवाओं का स्टॉक होता है, तो इसी में से दवा सेलेक्ट करके दी जाती है। तो सही दवा हमने फार्मासिस्ट ने उठाई है कि नहीं उठाई, उसको अच्छे से चेक करना चाहिए। उसके बाद अगर कोई अननेसेसरी वार्निंग लेबल्स हैं, ठीक है, तो उसको सिक्योरली अटैच कर देना चाहिए, ठीक है, अगर कोई दवा के साथ स्पेशल वार्निंग देनी है। उसके बाद कंटेनर मस्ट बी प्रॉपरली सील्ड विद अ स्टॉपर और लिड फॉर प्रोडक्शन, ठीक है। और जो भी कंटेनर है, देखिए कंटेनर यहाँ पे 2 जगह आ रहा है, एक तो स्टॉक कंटेनर आ रहा है, तो स्टॉक कंटेनर मतलब कि जहाँ से हम दवा निकालेंगे, और उसके बाद दूसरा कंटेनर यहाँ पे जो दवा देने के लिए, जैसे अब कंटेनर यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है बट सिंपली यहाँ पे आजकल पॉलीथीन या फिर लिफाफा वगैरह यूज़ होता है, तो उसको अच्छे से सील कर देना चाहिए जब भी यहाँ पे दवा दी जा रही है, ठीक है। उसके बाद फिनिशिंग एंड काउंसलिंग की बात करें तो द फाइनल प्रोडक्ट, द ओरिजिनल प्रिस्क्रिप्शन एंड द लेबल मस्ट बी डबल चेक बिफोर बीइंग हैंडेड ओवर, ठीक है। तो दोबारा से जब फाइनली दवा को दिया जा रहा है, ठीक है, तो उसको बहुत अच्छे से दोबारा से चेक कर लेना चाहिए। उसके बाद जो भी रिक्वायर्ड ला है उनको अच्छे से कंप्लीट कर लेना चाहिए। द पेशेंट और रिप्रेजेंटेटिव शुड रिसीव करेक्ट एडवाइस ऑन द करेक्ट वे टू यूज एंड स्टोर द मेडिसिन। तो यहाँ पे देखिए जो भी पेशेंट दवा लेने आया है, या फिर हो सकता है पेशेंट ना आ पा रहा हो, तो पेशेंट को रिप्रेजेंट करने वाला जो भी पर्सन है, यानी जिसने भी प्रिस्क्रिप्शन दिया है, उसको हमारे फार्मासिस्ट को जो है अच्छे से समझा देना चाहिए कि हमारे फार्मासिस्ट को दवा को कैसे अच्छे से यूज करना है, कैसे अच्छे से स्टोर करना है। वो सारी चीज़ें पेशेंट या फिर जो भी उसको रिप्रेजेंट कर रहा है उसको अच्छे से समझानी चाहिए, यूज आइडियली इन देयर लोकल लैंग्वेज। जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, ठीक है, जो कि हो सकता है इंग्लिश ना समझ पा रहे हो, तो उनको हिंदी में ही समझा देना। या फिर बहुत से लोग गाँव के होते हैं तो उनकी एक लोकल लैंग्वेज होती है, तो उसी जिस लैंग्वेज में वो बेटर समझ पाए उसी लैंग्वेज में उन्हें समझा देना चाहिए। तो ये हो जाता है हमारे यहाँ पे डिस्पेंसिंग ऑफ प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स। नाउ अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ रिटेल एंड होलसेल ड्रग स्टोर। तो यहाँ पे देखिए मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड की बात करें तो जो भी रिटेल या फिर होलसेल ड्रग स्टोर होते हैं, तो वहां से कितनी दवा उन्होंने सेल करी, कहाँ से खरीदी, तो उन सभी का रिकॉर्ड उन्हें मेंटेन करके रखना होता है। द रिकॉर्ड पर्टेनिंग मतलब रिलेटेड, ठीक है, द रिकॉर्ड रिलेटेड टू द परचेस ऑफ ऑल ड्रग्स वेदर इंटेंडेड टू बी सोल्ड और रिटेल और बाई होलसेल शुड बी मेंटेन अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स, ठीक है। तो जो भी हमारी दवाएं सेल हो रही हैं या तो उनको स्टोर किया जा रहा है, वो सारी चीज़ों का रिकॉर्ड हमारा यहाँ पे मेंटेन होना चाहिए। सबसे पहले हमारा डेट ऑफ परचेस यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है, कि किस डेट को दवा परचेस करी गई, और नेम एंड एड्रेस ऑफ द लाइसेंसी फ्रॉम होम, यानी कि देखिए जो भी लाइसेंसी है, यानी जो भी दवा ले रहा है, परचेस कर रहा है, उसका नेम एंड एड्रेस यहाँ पे मेंशन होना चाहिए। उसके बाद कितनी दवा की क्वांटिटी यहाँ पे परचेस करी गई, ठीक है, उसका लाइसेंस नंबर, उसका बैच नंबर, ये भी मेंशन होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो दवा का मैन्युफैक्चरर है, परचेसिंग का जो बिल है, इंक्लूडिंग कैश और क्रेडिट मेमोज। देखिए मेमोज का मतलब यहाँ पे हो जाता है एक रिटर्न डॉक्यूमेंट, ठीक है, मतलब कि कह सकते हो एक मेमोरेंडम आपने सुना होगा, तो मेमोज का मतलब यहाँ पे एक लिखित आदेश हो गया, जिससे मतलब कह सकते हो उसी से हम यहाँ पे बाद में मतलब ये एक रिकॉर्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दवा कैश में ली गई
या फिर क्रेडिट क्रेडिट मतलब कि उधार दी गई, तो उसका एक रिटर्न रिकॉर्ड यहाँ पे होना चाहिए, मेमो होना चाहिए। मेमो मतलब कि रिटर्न रिकॉर्ड शुड बी केप्ट एज रिकॉर्ड। उसके बाद अगर हम लोग बात करें रिकॉर्ड ऑफ सेल ऑफ ड्रग, तो जो दवाएं सेल हुई तो उसके रिलेटेड देखिए क्या क्या रिकॉर्ड होना चाहिए। तो सीरियल नंबर होना चाहिए, ठीक है, हर एक एंट्री का। उसके बाद किस डेट को सप्लाई करी गई, नेम एंड एड्रेस ऑफ द प्रिस्क्राइबर, ठीक है, जो किस किस डॉक्टर ने दवा को प्रिस्क्राइब किया उसका नेम एड्रेस, किस पेशेंट को दवा दी गई उसका नेम और एड्रेस, ठीक है। या फिर अगर मान लीजिए वेटरनरी यूज के लिए, यानी कि अगर दवा किसी जानवर के यूज के लिए है तो उस जानवर का जो भी मालिक है, ऑनर ऑफ द एनिमल, ठीक है, तो उसका भी मेंटेन नेम और एड्रेस मेंटेन होना चाहिए। उसके बाद जो भी क्वांटिटी ऑफ ड्रग सप्लाई करी गई उनका नेम मेंशन होना चाहिए। उसके बाद जो भी शेड्यूल एच एंड सी की ड्रग्स हैं तो उनका जो मैन्युफैक्चरर है, उसका जो बैच नंबर, एक्सपायरी डेट है, वो सारी चीजें मेंशन होनी चाहिए। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ द रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अंडर हुज सुपरविजन द मेडिसिन वाज मेड और सप्लाइड, ठीक है। तो जिस रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के अंदर में दवाएं दी गई हैं उसका भी यहाँ पे सिग्नेचर यहाँ पे मेंशन होना चाहिए। तो ये सारे रिकॉर्ड हमें मेंटेन करके रखने होते हैं। और उसके बाद फाइनली आ जाता है सेल ऑफ ड्रग्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स। तो देखिए शेड्यूल एक्स मतलब कि जो नारकोटिक ड्रग्स होती हैं, अगर उनसे रिलेट अगर नारकोटिक ड्रग्स की कोई सेल वगैरह हुई है तो उसके लिए कौन कौन से रिकॉर्ड मेंटेन करने होते हैं। तो सबसे पहला आता है डेट ऑफ परचेस, ठीक है, जो किस डेट को दवा परचेस करी गई, सप्लायर कौन है, कितनी क्वांटिटी यहाँ पे रिसीव करी गई, और अगर जो भी क्वांटिटी रिसीव करी गई उसका नाम एड्रेस, ठीक है, जो भी सप्लायर है उस क्वांटिटी का, मतलब जिस जिस भी क्वांटिटी में अगर दवा रिसीव करी गई तो किसने दवा को दिया, उसका नाम एड्रेस लाइसेंस नंबर। उसके बाद नेम एंड क्वांटिटी ऑफ ड्रग सप्लाइड। उसके बाद मैन्युफैक्चर नेम, बैच, लॉट नंबर, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट, ठीक है, किस पेशेंट को दी गई। उसके बाद रेफरेंस नंबर ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन, यानी किस प्रिस्क्रिप्शन नंबर के अगेंस्ट में दवा दी गई। उसके बाद बिल नंबर, डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ परचेस, और उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द पर्सन अंडर हुज सुपरविजन द ड्रग्स हैव बीन सप्लाइड। तो यहाँ पे भी हमारा जो भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है जिसके अंडर में दवा दी गई उसका सिग्नेचर होना चाहिए। तो ये हो जाता है मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ रिटेल एंड होलसेल ड्रग स्टोर। एंड यहाँ पे आप लोग का कम्युनिटी फार्मेसी का टॉपिक खत्म होता है। यहाँ पे आप लोग की यूनिट 1 भी कंप्लीट होती है। बहुत जल्द हम यहाँ पे मिलेंगे यूनिट 2 के लेक्चर्स के साथ। तब तक के लिए कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच।